साइकोलॉजी एंड होम्योपैथी। तो हम हमेशा पूछते हैं कि हम होम्योपैथी में साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट किसी करिकुलम का पार्ट है, जैसे फर्स्ट ईयर में हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हो सकता है उस चीज़ का। तो होम्योपैथी में हम देखते हैं रोल क्या है साइकोलॉजी का। फर्स्ट हम बेसिक्स देखते हैं, डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की। द स्टडी ऑफ माइंड दैट इज़ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। मेंटल प्रोसेसेस में हम क्या देखते हैं, कैसे हम सोचते हैं, हम चीज़ें अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, हमारी मेमोरी कैसी है, हमारा अटेंशन, ये सब चीज़ें किस में आएगा, कॉग्निशन जिसे हम बोलते हैं, ये सब किस में आएगा, मेंटल प्रोसेसेस में। एंड हाउ वी बिहेव, जो भी हम कैसे बिहेव करते हैं वो किस में आएगा, बिहेवियर में। और बिहेवियर कैसा हो सकता है, दो टाइप का हो सकता है, ओवर्ट एंड कोवर्ट। ओवर्ट जो हम दिखा रहे हैं, दूसरे देख सकते हैं हमारा बिहेवियर, वो ओवर्ट होता है। वहीं कोवर्ट क्या होता है, इनसाइड हम क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारा इनर्ट कोवर्ट बिहेवियर होगा। तो हम क्या, साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई, स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। अब हम होम्योपैथी में जाते हैं, तो होम्योपैथी किस लॉ पे बेस्ड है, सिमिलिया सिमिलर क्यूरेंटर, जिसमें क्या बोलते हैं हम, लेट लाइक बी क्योर्ड बाय लाइक। तो एक्चुअली क्या है कि अगर एक मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन अगर किसी हेल्दी इंडिविजुअल में कोई डिजीज़ प्रोड्यूस कर सकती है, तो वो क्या है, एक पेशेंट में या फिर जो डिजीज़ पर्सन में वो क्योर भी कर सकती है। लेकिन हमें क्या याद रखना है, जो कि हम 26 एफोरिज्म में देखना है कि क्या होना चाहिए, हमारा डिजीज़ और जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, सिम्टोमेटोलॉजी में सेम होनी चाहिए। मतलब सिम्टम्स क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। हमारी मेडिसिन स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए और डिफरेंट हो सकता है ओरिजिन में। कैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक करते हैं तो हमें हाइपरटेंशन हो जाता है। अब हाइपरटेंशन के लिए तो बहुत सारी होम्योपैथिक रेमेडीज़ है, तो ज़रूरी थोड़ी हम नेट्राम्यूर ही देंगे, हम तो कोई सी भी मेडिसिन दे सकते हैं। तो क्या हो गया, ओरिजिन तो डिफरेंट हो गया कि हमारे सॉल्ट की इंटेक से हमें हाइपरटेंशन हो रहा था, लेकिन हमने जो मेडिसिन दी वो तो किसी और जो है किंगडम से आ रही हो सकता है, प्लांट किंगडम की कोई मेडिसिन हो, तो डिफरेंट इन ओरिजिन हो सकती है। तो ये बेसिक हो गया। हम देखते हैं एफोरिज्म 212 में हनीमन सर ने कहा है कि हर मेडिसिन, जो भी मेडिसिन होती है उसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, डिस्पोजिशन ऑफ माइंड में एक चेंज ला सके। और हर मेडिसिन का जो चेंज आएगा डिस्पोजिशन ऑफ माइंड में, वो कैसा रहेगा, डिफरेंट। मतलब कि जितनी भी डिफरेंट मेडिसिन है वो हो सकता है जो मेंटल लेवल पे सिम्टम्स लाए वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया कि मेडिसिन में सिर्फ फिजिकल सिम्टम लाने की काबिलियत नहीं है, बल्कि मेंटल सिम्टम लाने की भी काबिलियत रखती है। और फिर 2013 में उन्होंने क्या बोला है कि होम्योपैथिकली क्योर कभी नहीं होगा अगर हम सिर्फ क्या है, फिजिकल सिम्टम्स देखेंगे। हम सिम्टोलॉजी फिजिकल लेवल पे देखेंगे और मेंटल लेवल पे जो डिस्पोजिशन है माइंड का वो नहीं देखेंगे, तो होम्योपैथिकली कभी क्योर नहीं हो पाएगा। और उन्होंने फुटनोट में साथ ही एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर हम एकोनाइट किसी ऐसे पर्सन को देते हैं जो क्वाइट और काम है, तो क्या है, उस पर रेयरली इफेक्ट करेगी या फिर बिल्कुल ही नहीं करेगी हमारी मेडिसिन एक्ट। वहीं नक्स जो है, अगर हम किसी को डाइजेस्टिव ट्रबल से और हमने उसे दे दी और ये नहीं देखा कि उसका माइंड कैसा है, काम है और कंपोज्ड है, और हमने उसे नक्स दे दी, तो वो क्योर नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने फिजिकल लेवल पे तो देख लिया डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, लेकिन मेंटल लेवल पे वो कैसा है, काम है, कंपोज्ड है। बल्कि नक्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसमें एंगर होती है, इरिटेबिलिटी होती है, तो वो चीज़ें मैच नहीं करेगी। तो यहीं आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ रोल मेंटल सिम्टम्स का, और ये हम कैसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं साइकोलॉजी की हेल्प से। अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, हाउ ये रोल क्या है साइकोलॉजी का होम्योपैथी में। तो एग्जाम्पल और है फुटनोट 213 में, जो कि आप रेफर कर सकते हो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से। बस मैं ये बताना चाह रही थी कि मेंटल सिम्टम्स कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और हनीमन सर ने अपने एफोरिज्म में भी उसके बारे में बताया है। ठीक है, अब हम की पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, होलिस्टिक अप्रोच। मतलब हम ह्यूमन को एज अ एंटिटी, मतलब सिंगल सिर्फ डिजीज़ नहीं देख रहे हैं, बल्कि एज अ होल हम ट्रीट करते हैं। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसके फिजिकल मेंटल सिम्टम्स सारे जनरल्स लेते हैं। तो ये क्या हो गया, होलिस्टिक अप्रोच, कि हम ट्रीट कर रहे हैं फिजिकल प्लस मेंटल सिम्टम्स, और जिसे हम क्या बोलते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, जो कि हम अफोरिज्म 7, 17 एंड 18 इन सब में देखते हैं। टोटलिटी मतलब पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, जो कि फिजिकल भी हो सकते हैं या मेंटल भी हो सकते हैं। और अगर हम देखें साइकोलॉजी में, तो जेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या बोलता है कि हमें सम ऑफ पार्ट्स नहीं देखना चाहिए, बल्कि एज अ होल चीज़ों को देखना चाहिए, माइंड को, बिहेवियर को एज अ होल देखना चाहिए। तो ये किससे अलाइन करता है, हमारी होलिस्टिक अप्रोच, जो कि हम होम्योपैथी में फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल हमें देख लें तो नेट्रेम्यूर अगर हम किसी को दे रहे हैं, तो हमें सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स में देखना नहीं है कि उसे कोराइजा है, कोल्ड है, बल्कि हम मेंटल सिम्टम्स भी देखेंगे कि उसमें क्या है, वीपिंग टेंडेंसीज हैं, लेकिन वो क्या है, साइलेंट वीपिंग है, प्लस उसमें वो क्या हो सकता है, कॉन्सोलेशन, एग्रावेशन हो सकता है। तो हमें दोनों लेवल पे देखना है। पॉइंट आ जाता है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच क्या कहती है
कि हम जितने भी पेशेंट आ रहा है हम उन्हें सेम मेडिसिन तो नहीं देंगे। अगर सिमिलर डिजीज़ है, अगर 4 लोगों को कोल्ड हो रहा है तो क्या हम 4 लोगों को सेम मेडिसिन देंगे कोल्ड के लिए? बिल्कुल नहीं। तो ये किसके अंदर आ जाता है? इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में। मतलब कि डिजीज़ सिमिलर हो सकता है लेकिन हमें रेमेडी किसके बेसिस पे देखनी है? पूरी टोटलिटी के बेस में देखनी है। अगर किसी को हेडेक हो रहा है, मान लो 2 इंडिविजुअल को हेडेक हो रहा है, तो हम दोनों को सेम मेडिसिन नहीं देंगे। पहले हम फिजिकल जो है सिम्टम्स लेंगे, फिर हम मेंटल देखेंगे। पल्सटिला में अगर देखेंगे तो हेडेक हो रहा है और उसमें क्या है, मेंटल में हमें क्या पिक्चर मिलेगी कि पर्सन बहुत क्या है, माइल्ड है, माइल्ड टेंडेंसीज है, उसमें वीपिंग टेंडेंसीज है। वहीं अगर नक्स का हेडेक देखें तो उसमें बहुत फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, मेंटल लेवल पे एंगर मिलेगा। तो क्या हो गया, डिजीज तो सेम हो गया, हेडेक हो गया, लेकिन मेंटली क्या है, दोनों की पिक्चर अलग हो गई। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअलाइजेशन हो गया। फिर थर्ड आता है केस टेकिंग। केस टेकिंग में हेल्प करती है साइकोलॉजी की, क्योंकि केस टेकिंग में क्या है, एक पेशेंट कैसे आ रहा है, वो बैठा हुआ है, उसकी जो भी बिहेवियर वो कैसे कर रहा है, ये साइकोलॉजी हमें बेहतर जो है समझने में हेल्प करती है। तो केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है होम्योपैथी में, जो कि हमारे अफोरिज्म 83 से 104 में किया है। और 83 में क्या बोला है हनीमन सर ने, कि हमें हमारे अंदर कैसी होनी चाहिए, पावर माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की। और अगर हमें मेंटल सिम्टम्स की माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करनी है तो साइकोलॉजी एक अच्छी इंसाइट दे सकता है हमें। फिर फिडिलिटी होनी चाहिए इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ डिजीज़। मतलब कि जो भी हम पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ बना रहे हैं, जो भी हम केस टेकिंग पूरी कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, ऑनेस्ट और प्रिसीजन के साथ हो सकती है। तो अगर हमें मेंटल सिम्टम्स में प्रिसीजन चाहिए तो हम उसमें किसकी हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजी की। फिर अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है तो हम उसका बिहेवियर देखेंगे, कैसा स्टेट ऑफ डिस्पोजिशन है, उसकी कैसी मेमोरी है, ये सब किसके अंडर आ रहा है, ये कैसे हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं साइकोलॉजी की हेल्प से, कैसा बिहेवियर है पेशेंट का। फिर केस टेकिंग में ये भी आ जाता है कि ड्यूरिंग द विजिट कैसा बिहेवियर है, सैड है, होपफुल है, काम है। फिर एक आ जाता है ऑब्वियस कॉज। कभी कभी क्या होता है, हमें कॉजेशन समझ में नहीं आता कि जो है, तो क्या है, केस टेकिंग के फॉर्म में ऑब्वियस कॉज की बात हुई है कि हो सकता है पेशेंट क्या है, हमें कुछ चीज़ें नहीं बताता जो हमें पता करनी है। और वो क्या हो सकता है, सुसाइडल टेंडेंसीज हो सकती है उसके अंदर जो वो नहीं बता रहा है, कोई ग्रीफ हो सकता है वो नहीं बता रहा है। तो अगर हम पेशेंट से अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे तो हम क्या है, ऑब्वियस कॉज तक पहुंच सकते हैं। फिर ड्रीम्स में जब हम सिगमंड फ्रॉइड का स्कूल साइकोएनालिसिस देखते हैं तो उसमें क्या बोला है कि उन्होंने बोला है कि ड्रीम्स क्या है, ड्रीम्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। वो क्या है, हमें अनकॉन्शियस माइंड तक लेके जाता है। तो हम क्या है, केस टेकिंग में क्या है, ड्रीम्स के बारे में पूछते हैं, मेंटल जनरल्स में आती हैं ड्रीम्स और उसके बारे में पूछते हैं। तो ये क्या है, अलाइन करती हैं थ्योरीज। पॉइंट नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनॉन। तो हम ऑर्गेनॉन में क्या देखते हैं, हम मियाजम्स भी पढ़ते हैं, हम टेम्परामेंट्स भी पढ़ते हैं। तो जब हम मियाजम्स के बारे में देखते हैं जो कि है सोरो साइकोसिस सिफिलिस, तो ये क्या है, तीनों मियाजम में क्या है, फिजिकल सिम्टम्स तो है ही, वो क्या है, साथ में मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं कि सो रहा है, अगर किसी के बैकग्राउंड में सो रहा है, कोई डिजीज़ हो रहा है और उसका बैकग्राउंड सो रहा है, तो उसके अंदर कैसी कैरेक्टरिस्टिक मिल सकती हैं। जो आइडियल हम सल्फर के पेशेंट में देखते हैं वो क्या है, सो रहा, एंटीसोरिक मेडिसिन है, तो ये क्या है, वो चीज़ें सोरा में मिलेंगी। इनसिक्योरिटीज़, इरिटेबिलिटी। वहीं साइकोसिस वाला पेशेंट कैसा होगा, बहुत हिडन बिहेवियर होगा, वो कुछ आपको सीधे से बताएगा नहीं, उसमें कंपल्सिवनेस हो सकती है, बार बार कोई चीज़ करने की बिहेवियर। फिर सिफिलिस में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, मतलब सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है इंसान के अंदर, बहुत इम्पल्सिव बिहेव हो रहा है, कभी भी कुछ भी कर सकता है वो। तो ये क्या होता है, सिफिलिस। ये सब, और ये सब क्या है, ये मेंटल सिम्टम्स है हमारे मियाजम्स के। फिजिकल सिम्टम्स तो होते ही हैं, साथ में मेंटल सिम्टम्स भी होते हैं। फिर टेम्परामेंट्स देखे जाए तो हम जब भी मटीरिया मेडिका में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या रहता है, टेम्परामेंट्स। और ऑर्गेनॉन में भी टेम्परामेंट्स के बारे में दिया है। सेंग्वाइन, मेलनकॉलिक, कॉलरिक, फ्लेगमेटिक। सेंग्वाइन पर्सन कैसा होता है, हैप्पी होता है, जॉली होता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है। मेलनकॉलिक कैसा होता है, बहुत सैड होता है, वीपिंग टेंडेंसीज मिलती है, बहुत डिस्पेयर होता है उसके अंदर। क्लोरेटिक टेम्परामेंट कैसा होता है, बहुत ड्रिवन होता है, एम्बिशियस होता है, जैसे नक्स वोमिका। और फ्लेगमेटिक कैसा है, कैलकेरिया कार्प जैसा, जो कि बहुत स्लो है, माइंड में भी क्या है, स्लोनेस है, ये सब। फिर फिफ्थ, लर्निंग मटीरिया मेडिका। तो हम जब भी कोई मेडिसिन पढ़ते हैं तो हम उसमें क्या बोलते हैं कि एक पिक्यूलर मेंटल पिक्चर होती है, नक्स की हो गई, नेट्रोम्यूर की हो गई। तो ये मेंटल सिम्टम्स को और अच्छे से हम अंडरस्टैंड करने के लिए किसकी हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजी की। और हम बुक्स पढ़े मटीरिया की जिसमें बहुत मेंटल सिम्टम और अच्छे से दिए हैं, तो उसमें जर्नी भी बताते हैं पेशेंट की, कि जैसे आर्सनिक की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, डीप इनसिक्योरिटीज़ से।
तो ये सब में क्या हेल्प कर सकती है, हमारी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करने में, इमोशन जब हम पढ़ते हैं। फिर 6th है अंडरस्टैंडिंग रिपर्टरी। तो जब हम रिपर्टरी देखते हैं तो उसमें इतने सारे रूब्रिक्स हैं और मेंटल रूब्रिक्स भी हैं। तो मेंटल रूब्रिक्स को हमें क्या है और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, साइकोलॉजी की। जैसे कि अगर हम केंट रिपर्टरी में देखें तो क्या है, एक रूब्रिक दिया है एम्बिशन, लॉस ऑफ, मतलब एक इंसान में बहुत एम्बिशन था लेकिन अब वो एम्बिशन चला गया है। साथ ही में उसमें क्या लिखा है ब्रैकेट में, सी इंडोलेंस। अब इंडोलेंस क्या होता है, स्लोनेस, लेकिन स्लोनेस किस में आ रही है, मेंटल लेवल पे। तो ये क्या है, सिमिलर रूब्रिक्स हो गए। जब तक हम चीज़ों का मीनिंग नहीं समझेंगे हम कैसे वो रिपर्टराइज कर सकते हैं। फिर क्लियरवॉयंस हो गया कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्यूचर को। तो ये वर्ड की जब तक हम मीनिंग नहीं समझेंगे हम कैसे वो रूब्रिक्स ले सकेंगे। CPA में देखते हैं हम डांसिंग अम्बलिएशन। तो डांसिंग सिर्फ फिजिकल लेवल पे अम्बलिएट नहीं कर रही है, मेंटल लेवल पे भी अम्बलिएट करते हैं। तो बोलते हैं हम मेंटल लेवल पे कैसे हो सकता है डांसिंग से अम्बलिएशन, मतलब कि उसे जो है दूसरों के इशारों पे नाचना अच्छा लगता है, मतलब वो सबकी चीज़ें फुलफिल करती है। तो ऐसे हम माइंड को अंडरस्टैंड करेंगे। साइकोलॉजी किस में हेल्प करेगी, हमें बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगी माइंड को। फिर 7th क्या है, साइकोसोमेटिक डिजीजेस है, मतलब माइंड बॉडी डायनामिक। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि हमें कोई भी डिजीज़ हो सकता है, तो हो सकता है उसका कॉज, उसका ओरिजिन किसका हो, मेंटल लेवल पे हो। कोई ग्रीफ हो गया, कोई सप्रेस्ड एंगर हो गया, तो ये क्या हो गया, मतलब कि पहले कॉजेशन कहाँ आया, मेंटल लेवल पे, उसकी वजह से हमें बॉडली रिएक्शन दिखा। या फिर हो सकता है कोई स्ट्रेस, कोई एंजाइटी हमारे जो भी बॉडी में डिजीज़ हो रहा है उसे ट्रिगर कर रही हो, उसे और क्या है एग्रवेट कर रही हो, तो ये पॉइंट पे जाएगा। ठीक है। फिर 9th आता है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। साइकोलॉजी में क्या है, साइकोलॉजी हमें इंसाइट देती है कि हम कैसे अपनी जो रिलेशनशिप है पेशेंट से और बेहतर कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं। और क्या है, क्योंकि हम केस टेकिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो हमारी पेशेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो हमें क्या है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बहुत अच्छे से दे सके, वो हमें अपनी सब चीज़ बता सके। तो वो कैसे होगा, जब हम उससे अच्छी रिलेशनशिप बनाएंगे। तो वो कैसे हो सकती है, साइकोलॉजी की हेल्प से। देन 10th आता है मैनेजमेंट। अगर जो है सिर्फ हमें ट्रीट नहीं करना है पेशेंट को, हम जब भी उससे केस टेकिंग करते हैं तो हमें देखना है कि कहीं हम उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत तो नहीं है। कुछ पेशेंट कैसे होते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिक, मतलब कि जितनी उन्हें प्रॉब्लम नहीं है उससे ज़्यादा वो सफ़र करते हैं, वो ऐसा फील करते हैं, तो वहाँ हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं। अगर हम अफोरिज्म 17 का फुटनोट देखें सेकंड, तो उसमें मॉरल रेमेडी की बात की है कि क्या होता है कि इंसान को कभी कभी मॉरल रेमेडी भी देनी होती है, कि उससे सफरिंग तो हो रही है लेकिन वो क्या है मेंटल लेवल पे उसकी इमेजिनेशन की वजह से उसे सफरिंग होती है, तो हम उसे क्या है काउंसिल कर सकते हैं। 16 के फुटनोट में दिया है 1 में कि कुछ डिजीज़ेस क्या है इमेजिनेशन की वजह से प्रोड्यूस हो सकते हैं और वो सेम मीन से क्योर भी हो सकते हैं। तो मैनेजमेंट और काउंसलिंग में भी क्या है साइकोलॉजी हेल्प कर सकती है। देन लास्ट में हम क्या बोलेंगे कि कैंट ने जब अपनी सिम्टोमेटोलॉजी बताई तो उन्होंने क्या है मेंटल जनरल को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने बताया मेमोरी, विल, अंडरस्टैंडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम सब इन सब चीज़ों को हमें समझने के लिए साइकोलॉजी की हेल्प चाहिए होती है। थैंक यू।